हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने क्लास 10th हिंदी मीडियम का एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ जिसका नाम है संवहन। तो आइए शुरू करते हैं। संवहन होता क्या है? मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक तत्वों की आपूर्ति करने वाले तंत्र को ही संवहन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। पहला है हृदय, दूसरा रक्त नलिकाएं अथवा वाहिकाएं, तीसरा है वहन माध्यम रक्त व लसिका। अब हम डिटेल में देखेंगे रक्त क्या होता है, इन्हें हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। रक्त क्या होता है? रक्त में एक होता है कणीय अवयव और दूसरा होता है द्रव्यीय अवयव। कणीय अवयव को हमने फिर से 3 भागों में बांटा है, जो कुछ इस प्रकार है: लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिकाओं को हम आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। श्वेत रंग कोशिकाओं को ही हम क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। अब लाल रक्त का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करना ही लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे खून को, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। हमारा खून का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। अगला है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं आपको रोग मुक्त, आपके शरीर को रोग मुक्त बनाती है। मतलब आपके शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं उनसे लड़ने, एक तरह से आप मान सकते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं उससे आपको मुक्ति दिलाने में सहायक होती है, उनसे आपको बचाती है। अगला है आपका रक्त प्लेटलेट्स। रक्त प्लेटलेट का कार्य क्या है? खून का थक्का जमाना। आपने देखा होगा जब भी हमें चोट लग जाती है और खून निकलता है तो थोड़ी टाइम के बाद वो अपने आप ही वहां पर थक्का जमना शुरू हो जाता है, ताकि हमारे शरीर में से ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो। अगली चीज है द्रव्यीय अवयव। द्रव्यीय अवयव को हम प्लाज्मा बोलते हैं। इसमें 90% तक जल होता है, जबकि बाकी इसमें प्रोटीन पाई जाती है, जैसे कि एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, और इसमें आपका खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ये किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो रक्त के कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग हैं, कणीय अवयव और द्रव्यीय अवयव। कणीय अवयव में हमने पढ़ा लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या हैं और ब्लड प्लेटलेट्स क्या है। द्रव्यीय अवयव में यानी कि प्लाज्मा क्या होता है, इसके बारे में अभी जानना है हमने। अब हम हृदय और रक्त नलिकाओं को पढ़ेंगे। अब आइए जानते हैं धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनी ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। मतलब ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन होती है उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य धमनी करती है। मगर इसमें एक अपवाद है, फुफ्फुस धमनी, जो कि इसका उल्टा कार्य करती है। वो विऑक्सीकृत रक्त को लेकर आती है। अगला, इसमें विभिन्न अंगों से विऑक्सीकृत रुधिर को एकत्र करके हृदय में वापस लाती है। शिरा का क्या कार्य है? वो विऑक्सीकृत मतलब कि जिसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर जो होता है उसको हृदय में वापस लेकर आने का कार्य किसका होता है? शिरा का होता है। इसमें भी एक अपवाद है, फुफ्फुस शिरा वो ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर आने का कार्य करता है। अगला है, इसकी भित्ति मोटी होती है व अधिक लचीली होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको खून पहुंचाना है पूरे शरीर के अंगों तक, तो इसकी जो भित्ति है वो मोटी होती है, जबकि शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ खून को इकट्ठा करके, और वो भी कौन सा खून? विऑक्सीकृत खून को वापस लेकर हृदय में आना है। तीसरा, इसमें वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, जबकि शिरा में वॉल्व पाए जाते हैं। वॉल्व आप समझ सकते हैं, जैसे कि दरवाजे, बीच में रोकने का माध्यम हमारी उत्तकों के नीचे पाई जाती है, ऊपर सतह पर नहीं होती, ये नीचे पाई जाती है उत्तकों के, जबकि शिरा आपका सतही होती है। तो ये है धमनी और शिरा में अंतर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर में पूछ लिया जाता है। आइए अब देखते हैं मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण किस प्रकार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हृदय का चित्र बनाया हुआ है। यहाँ पर ये है आपका दायालिन, ये बायालिन, ये दायानिलय और ये बायानिलय। अब इसमें आप देख सकते हैं
हमारे शरीर में किस प्रकार हृदय में 2 बार रक्त आता है। देखेंगे आप यहाँ, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस धमनी है, ये फुफ्फुस शिरा है, ये वॉल्व है आपके, जो मैंने आपको बताया था, वॉल्व यानी कि गेट। अब यहाँ पर शरीर के निचले भाग से महाशिरा, यहाँ पर ऊपरी भाग से महाशिरा। अब इसमें ये रुधिर कार्य किस प्रकार करता है वो आप यहाँ पर जानेंगे अच्छे से। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, फुफ्फुस यानी कि फेफड़े। पहला स्टेप क्या होता है, फेफड़ों से आपका फुफ्फुस शिरा रुधिर लेकर आता है। कौन सा रुधिर, ऑक्सीकृत रुधिर। ऑक्सीकृत रुधिर बाया अलिंद के पास लेकर आता है, मतलब कि यहाँ फुफ्फुस रुधिर कहाँ लेके आया, बाया अलिंद के पास। कौन सा फुफ्फुस, फुफ्फुस शिरा, मतलब ये वाला फुफ्फुस शिरा बाया अलिंद में ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर आ गया है। अब जबकि हमने ये पढ़ा था शिरा का कार्य क्या होता है, विऑक्सीकृत रुधिर को लाना, उसमें एक अपवाद भी था, फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा यही है जो कि ऑक्सीकृत रुधिर को लेकर आता है। अब यहाँ पर आपका रुधिर पहुंच चुका है। जैसे ही बाया अलिंद में रुधिर आएगा, उसी से वो फिर बाया निलय की तरफ जाए, यहाँ से नीचे की तरफ बाया निलय की तरफ आएगा। अब ये है आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के बाद अब बाया निलय के पास रुधिर पहुंच चुका है। अब बाया निलय से महाधमनी की सहायता से ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के अंगों तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, ऑक्सीकृत रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच रहा है। यह है आपका स्टेप नंबर 3। अब हमारे शरीर में जब ऑक्सीकृत रुधिर पहुंच चुका है, तो हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उन्होंने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लिया है। अब शरीर से विऑक्सीकृत रुधिर निकलेगा, मतलब वो रुधिर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुकी है। अब ये स्टेप नंबर 4 है। यहाँ से इसको कौन लेके जा रहा है, महाशिरा। देख सकते हैं आप, महाशिरा विऑक्सीकृत मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाले रुधिर को लेकर जाती है दाया अलिंद के पास, मतलब ऊपर आती है, यहाँ नीचे नहीं, ऊपर की तरफ लेकर आती है विऑक्सीकृत रुधिर को। इधर अब आपके पास विऑक्सीकृत रुधिर पहुंच चुका है। अब विऑक्सीकृत रुधिर दाया अलिंद के पास है, यहाँ से नीचे बाया निलय के पास। ये आपका स्टेप नंबर 5 है। अब दाया निलय से विऑक्सीकृत रुधिर आपका सीधा फुफ्फुस के पास पहुंचेगा, यानी कि फेफड़ों के पास पहुंचेगा। कैसा रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर, फुफ्फुस धमनी की मदद से हो रहा है। जबकि धमनी का कार्य क्या था, धमनी का कार्य होता है ऑक्सीकृत रुधिर को लाना। उसमें भी हमने एक अपवाद पढ़ा था, फुफ्फुस धमनी, जो कि कैसा रुधिर लेकर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला विऑक्सीकृत रुधिर को लेकर आती है। कहाँ पर लेके जा रही है, फेफड़ों के पास। फेफड़ों में क्या होगा, जो विऑक्सीकृत रुधिर है वो फिर से ऑक्सीकृत रुधिर में परिवर्तित होकर फिर से बाया निलय के पास आएगा, और इसी प्रकार से ये साइकिल चलती रहती है। इसी प्रकार हम मानव शरीर में रुधिर का परिसंचरण देखते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक है लसिका। लसिका क्या होता है, यह एक तरल उत्तक होता है जो कि प्लाज्मा की भांति ही होता है। प्लाज्मा में क्या था, 90% पानी था, उसी प्रकार से यह भी एक तरल उत्तक है। ये क्या करता है, इसमें प्लाज्मा से क्या अंतर है, इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन जो पाए जाते थे वह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, यहाँ पर जो प्रोटीन है वह कम मात्रा में पाए जाते हैं, और यह वहन में भी सहायता करता है। तो ये क्या है, एक तरल उत्तक जो कि प्लाज्मा की तरह ही है। इसमें प्रोटीन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और यह वहन में भी सहायता करता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या सजेशन है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, और अगला टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। थैंक यू।